हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th, जिसमें हम अपने चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको असाइनमेंट भी सेंड कर दिया था। आई होप कि आपने उसके सॉल्यूशन निकाल लिए होंगे। अब हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। तो हमने स्टार्टिंग से ही अपने पढ़ रहे थे कि जो RH व्हिटेकर है उसने क्या किया था कि उसने हमें पद्धति दी थी, नामकरण पद्धति दी थी, जिसने उसने क्या किया था, उसने जंतुओं को 7 जगत में विभाजित किया था उसने, यानी कि उनको जगत के आधार पर, संघ के आधार पर, वर्ग के आधार पर, गण के आधार पर, कुल के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जितने भी हमारे विश्व में जितनी भी जातियाँ पाई जाती हैं, जंतु पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से इनमें डिवाइड किया था, जिससे कि सबको पहचानने में हमें आसानी हो सके। यानी कि किंगडम में उसने इसी तरीके से सबसे पहले क्या रखा था, उसने क्या किया था, उसने जो ये जीव होते हैं, जीवों को 5 वर्ग में विभाजित किया था। फर्स्ट था हमारा मोनेरा, दूसरा था हमारा प्रोटिस्टा, थर्ड था हमारा कवक, फोर्थ हमारा पादप व जंतु। ठीक है, उसके बाद उसने हमारा संघ बताया कि फाइलम और डिवीजन में रखा उनको, यानी कि उनकी समानताओं के आधार पर रखा था, उनकी विभिन्नताओं के आधार पर नहीं, कि उसने विभिन्नताओं के आधार पर उनके संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति बनाए थे। उनकी समानताओं के आधार पर उसने ये सीरीज बनाई थी कि सबसे पहले उसने जगत लिया, जगत का एक नाम दे दिया, फिर उसने संघ ले लिया कि संघ में उसने इस तरीके से इस बेस पे इस संघ में आएगा, फिर उसने वर्ग के आधार पर उसको उस वर्ग में रख दिया, गण के आधार पर उसको उस गण में रख दिया, कुल के आधार पर उसको कुल में रख दिया, वंश के आधार पर उसको वंश में रख दिया, जाति के आधार पर उसने जाति को रख दिया। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था हमने पढ़ा था मोनेरा के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, उसके बाद हमने कवक पढ़ा, उसके बाद हम पादप पढ़ रहे थे, पादप हमने अभी कंप्लीट किया है। ठीक है, जिसमें हमने ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, ये सारे पढ़े थे अपने, कि जो पादप जगत है उसको 5 वर्ग में विभाजित किया गया था। ठीक है, जो प्लांट्स के बारे में था। अब आता है जंतु के बारे में, कि जो जंतु जगत है, प्राणी जगत है, उसको कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है। तो ये जो जंतु जगत है, ये हमारा काफ़ी बड़ा जगत है, क्योंकि इसमें हम भी आते हैं और मनुष्य भी आता है, इसमें सभी आते हैं, जंतु भी आते हैं, इसमें सभी आते हैं, जितने भी जीव हैं समस्त विश्व में जितने भी जीव हैं वो सारे जंतु जगत के अंदर आते हैं। इसलिए काफ़ी बड़ा जगत है, और ये ही आपको इस बार आपकी चैप्टर्स में पढ़ना है। कि जब आप इसका अपना बेसिक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा किसी भी चीज़ में, फिर आपको किसी भी जंतु को ये पहचान सकते हैं कि इस वर्ग से आया है, ये इसकी ये जाति है, इसका ये वंश है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं जंतु जगत के बारे में, कि जंतु जो जगत है उसको किस संघ में कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वैसे तो कुल मिलाकर जो जंतु जगत है उसको 11 संघ में डिवाइड किया गया है। अब ये 11 संघ हैं कौन कौन से, तो मैंने 11 संघ आपको नेमिंग और सीरीज वाइज आपको यहाँ पे लिख दिए, जिससे कि आपको ये सीरीज वाइज ही याद हो, क्योंकि ये सीरीज वाइज ही आते हैं। कि सबसे पहले इस वर्ग, ये जो होता है फर्स्ट हमारा पॉरीफेरा है, यानी कि जो सबसे पहले जैसे कि हम पादप जगत में पढ़ रहे थे कि जो टेरिडोफाइट्स थे, सबसे पहले हमने शैवाल के बारे में पढ़ा था। शैवाल में क्या था कि तना पत्ती ये सब नहीं पाए जा रहे थे, उसके बाद फिर दूसरे में तना पत्ती नहीं पाए जा रहे थे, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में तना पत्ती पाए जा रहे थे, पर उनकी संरचना के आधार पर कुछ और राइजोइड्स पाए जा रहे थे, ये सब पाए जा रहे थे। फिर हम एंजियोस्पर्म पे आए, जिम्नोस्पर्म पे आए, उनमें क्या हुआ था कि किसी में बीज पाया जा रहा था, किसी में नहीं, बीज का आवरण नहीं पाया जा रहा था। फिर लास्ट में जो हमने पढ़ा था अपना जिम्नोस्पर्म, उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें क्या हुआ था कि उसमें पूरी एक संरचना पाई जा रही थी प्लांट्स की। तो इसी तरीके से हम अपने संघ में इसमें भी यही देखेंगे कि क्या होता है इसमें, कि जो ये संघ है पॉरीफेरा, फर्स्ट पॉरीफेरा, दूसरा नाइडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, फोर्थ प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिफ्थ एस्क्लेहेल्मिन्थीज, सिक्स एनेलिडा, सेवन आर्थ्रोपोडा, एट्थ मोलस्का, नाइन इकाइनोडर्मेटा, 10th हेमिकोऑर्डेटा, 11 कोऑर्डेटा। तो उनको भी इसी बेस पे इस सीरीज में रखा गया है कि किस किस में क्या क्या समानताएं हैं और फिर किस किस तरीके से इनके तंत्र का विकास हुआ है, उसी बेस पर इनको इस तरीके से इस सीरीज में रखा गया है। ठीक है, अब जैसे कि हम मान के चलते हैं जो प्राणियों के वर्गीकरण का जो आधार है, प्राणियों के वर्गीकरण का आधार क्या है कि जो प्राणी होते हैं, प्राणियों में जो शारीरिक संरचना होती है उनके आकार में भिन्नता पाई जाती है, आपको पता है। तो भिन्नता पाते हुए भी उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं। जैसे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य
पाचन तंत्र हमारे अंदर भी पाया जाता है, पाचन तंत्र जो पशु होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। सांस हम भी लेते हैं, सांस वो भी लेते हैं, और क्या करते हैं, खाते हम भी मुंह से ही हैं, वो भी मुंह से ही खाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे बस ये है थोड़ा कि उनके शरीर का ढांचा थोड़ा अलग होता है, हमारे शरीर का ढांचा थोड़ा अलग होता है, तो उसी बेस पे इनको अलग रख दिया गया है। लेकिन इनमें इनके शरीर जो इनका शारीरिक संरचना होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इनकी जो अंदर जो बॉडी होती है उसमें भिन्नता नहीं पाई जाती। बाकी ऑर्गन सेम ही होते हैं, लेकिन ऑर्गन्स को थोड़ा डेवलपमेंट का थोड़ा ये होता है कि मनुष्य में उसके बेस के आधार पर है, यानी कि जिस तरीके से उसकी शरीर की संरचना बनाई गई है उस हिसाब से उसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिस तरीके से मनुष्य जीव होते हैं उनकी संरचना बनाई हुई है, उसी तरीके से उनका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी शारीरिक संरचना है और आकार है उसमें भिन्नता पाई जाती है, कि जंतु थोड़े साइज में बड़े होते हैं, मनुष्य साइज में बड़े नहीं होते। ये होती है उनकी शारीरिक शरीर जो शारीरिक उनकी संरचना होती है उसमें भिन्नता। लेकिन इनमें समानताएं क्या पाई जाती है, इनमें कोशिका भी पाई जाती है, इनमें शारीरिक सम्मति भी पाई जाती है, इनमें गुहा की प्रकृति भी पाई जाती है, पाचन तंत्र भी इनमें पाया जाता है, जनन तंत्र भी इनमें पाया जाता है। यानी कि जैसे मनुष्य में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी संतान अपनी जैसी जाति उत्पन्न कर सकता है, वैसी ही जो जीव होते हैं उनके अंदर भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी जाति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जनन तंत्र उनके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र जीवों में भी पाया जाता है। और जनन तंत्र में क्या होती है, आधारभूत संरचनाएं पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं बहुत सारी। यानी कि आधारभूत समानताएं क्या होती हैं, जैसे मनुष्य अपनी जैसी जाति उत्पन्न करता है वैसे ही जंतु भी अपनी जैसी जाति उत्पन्न करते हैं, सेम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जंतु तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो हम देखते एक जैसे हैं, होते सब डिफरेंट ही हैं। ऐसा कुछ नहीं, जैसे मनुष्य की जातियों में अगर कोई हम एक फैमिली के मेंबर ले ले तो उस फैमिली के मेंबर्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी, लेकिन अगर दूसरी ही फैमिली लें कोई उठाए तो उसमें क्या होगा, वो उनका जो फेस वाइज स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से जंतुओं में भी यही होता है, लेकिन हमारा पहचानने का तरीका थोड़ा वो हमें सेम ही लगते हैं कि ये तो सब एक जैसे ही होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। तो इन्हीं समानताओं के वर्गीकरण के आधार पर ये हमारा जो जंतु जगत है इसमें बात हुई है कि किस किस में क्या क्या, किस किस में क्या क्या शारीरिक संरचनाएं हैं, क्या क्या इनमें समानताएं। तो उनमें विभिन्नताओं की बात नहीं हुई, जितने भी ये जो वर्ग मैंने आपको बताए हैं 11, इनमें विभिन्नताएं कहीं नहीं है। इनमें सारी समानताओं के आधार पर इनकी सीरीज बनाई गई, जिसको आपको ये सीरीज वाइज ही याद करने हैं। जिस तरीके से हम पादप जगत में शैवाल से लेके चल रहे थे, शैवाल से टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा इस तरीके से चल रहे थे, उसी तरीके से ये भी आपको सीरीज वाइज याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉरीफेरा ही ले लेते हैं अपना, कि पॉरीफेरा में क्या होता है। जो पॉरीफेरा होता है इसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है स्पंज। स्पंज क्या होता है कि स्पंज आप देखते हैं कि आप बहुत से लोग उसको नहाने में भी यूज़ करते हैं। स्पंज जो होता है जिसे जूना बोलते हैं, ये भी एक जंतु ही है, लेकिन इसके कोशिका तंत्र को सुखाने के बाद फिर इसको बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इससे, जो दैनिक यूज़ में आती हैं उनको हम यूज़ करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि ये कहाँ से निकाला गया है, तो ये भी समुद्र या फिर तालाब वगैरह इनसे निकाले जाते हैं। तो ये हमें पता होता है कि जितने भी जो हमारा जंतु जगत है उसमें सभी बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है, क्योंकि मोनेरा प्रोटिस्टा में हम क्या पढ़ रहे थे कि इनमें एक कोशिकीय जीव थे सारे। ठीक है, तो हमारे जंतु जगत में बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि कोशिका तंत्र काफ़ी विकसित पाया जाता है, इनमें कोशिकाएं काफ़ी पाई जाती हैं। इनमें जो मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे इनमें ये एक कोशिकीय जीव थे, इनमें एक कोशिका पाई जा रही थी। इनमें जनन तंत्र हमने पढ़ा था कि जो कोशिका हो रही थी वो अपने यानी कि वो खुद ही जनन कर रही थी और अपनी जैसी सेल बना रही थी दूसरी सेम। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि इनमें जो जनन तंत्र होता है वो विकसित होता है, यानी कि अपनी जैसी जाति उत्पन्न करने की अंदर क्षमता होती है, तो इसमें मेल और फीमेल्स दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो जो पॉरीफेरा में स्पंज की बात कर रहे हैं बहुकोशिकीय होता है। जो पॉरीफेरा में जो शारीरिक संगठन होता है वो होता है कोशिकीय स्तर का, यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। अंग तंत्र विकसित नहीं होता, इसमें कोई अंग नहीं पाया जाएगा, बस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा इसमें। और ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से ही पाचन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जितना भी अपनी बॉडी में जो भी इनके अंदर फूड जाता है उसका जो डाइजेशन होता है वो इनके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा। अब बात करते हैं सबसे पहले ऊतक, टिश्यू क्या होता है, क्योंकि बाकी जितने भी संघ हैं उन सब में ऊतक पाया जाता है। तो ऊतक होता है टिश्यू, उसमें क्या होता है कि समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, जो समान संरचना वाली होती है और समान कार्य करने वाली जो कोशिकाओं के समूह होते हैं उसको ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब आता है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, जो कि हमारे सेकंड और थर्ड है। इनमें क्या होता है कि इनमें जो शारीरिक संगठन होता है वो ऊतक स्तर होता है, यानी कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उनमें क्या हो रहा था
उनमें कोशिकीय स्तर का था शारीरिक संगठन, और इनमें क्या है, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि समान संरचना वाले और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा इनमें। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केलेहेल्मिन्थेस। इनमें जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग स्तर का होता है, यानी कि ऑर्गन लेवल होता है। अब जो ये अंग ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन लेवल पे पूरा इनका अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन स्ट्रक्चर है, वो पूरा फुली डेवलपमेंट नहीं होगा। वो क्या होगा कि उनमें एक अंग पाया जाएगा, कोई भी एक अंग, अंग तंत्र, अंग स्तर का मतलब है कोई भी एक ऑर्गन पाया जाए इनमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एनेलिडा से कॉर्डेटा तक। इनका जो शारीरिक संगठन होता है, अंग तंत्र स्तर होता है, वो ऑर्गन सिस्टम यानी कि इनका पूरा डेवलप होता है। इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें मुख भी पाया जाएगा मनुष्य की तरह, ग्रास नली भी पाई जाएगी, पाचन तंत्र भी पाया जाएगा, आमाशय भी पाया जाएगा, आंत भी पाई जाएगी, जनन तंत्र भी पूरा विकसित पाया जाएगा। यानी कि क्या होगा, मुख से ग्रास नली, में ग्रास नली से पाचन तंत्र, पाचन तंत्र से आमाशय, ये सब आंत, ये सब इनमें क्या होगा, ये जैसे मनुष्य में एक डेवलपमेंट होता है, बॉडी का अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इनका भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो इस तरीके से इनकी ये समानताओं के आधार पर इनको अलग अलग संघ में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि कोशिकीय स्तर वालों को पहले रखा गया है, उसके बाद फिर ऊतक स्तर वालों को सेकंड पे रख दिया, अंग स्तर वालों को थर्ड पे रख दिया, और अंगतंत्र स्तर को फोर्थ पे रख दिया। तो इस तरीके से इनमें डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। ठीक, अब हमने बात तो कर ली कि इस तरीके से हमने नॉर्मली इनके बारे में जान लिया किसमें क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी इनके डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही, एक एक संघ को बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि इस संघ में क्या क्या इनके मुख्य लक्षण है, किस तरीके से इनमें जनन होता है, क्या होता है, इनमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता। फिलहाल तो हम बेसिक की बात कर रहे थे, जिससे कि आपका बेसिक ये नॉलेज आपके दिमाग में ये हो जाए कि अगर हम ये वर्ग पढ़ रहे हैं, ये संघ हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में है क्या, ये है क्या चीज़। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करी हैं अभी फिलहाल में। अब आता है दूसरा कि संगठन के स्तर पर इनको क्या, किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो प्राणी जगत के हमें पता है कि सभी सदस्य क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इन सभी में एक ही प्रकार का कोशिकीय संगठन स्तर नहीं पाया जाता है, यानी कि जो कोशिकीय संगठन स्तर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का नहीं पाया जाता है इनमें। जैसे कि स्पंज ले लेते हैं हम उदाहरण के लिए, सबसे सरल शरीर संगठन वाला जंतु है स्पंज। ठीक है, और इसके शरीर में क्या होता है, इसके शरीर में कोशिकाओं समूह के रूप में बिखरी हुई होती है, और कोशिकाओं का कुछ श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और इस प्रकार के संगठन को कोशिकीय स्तर का संगठन या फिर शारीरिक कोशिकीय स्तर का संगठन भी, शारीरिक संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अब, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बारे में कि किस तरीके से इनका शारीरिक संगठन का स्तर है। ठीक है, पहले इनका बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ये जितने भी संघ हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए, आपको डाउट ना रहे कि किस संघ में क्या क्या चीज़ें आती है, और आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि हाँ, पहचान सको कि यार ये तो इस संघ से है, इसमें ये तंत्र विकसित है, इसका ये तंत्र विकसित है, ये कोशिकीय स्तर है, इसका शारीरिक संगठन, इसका शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर है, इस तरीके से। तो आपको कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तरीके से कि कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो शारीरिक संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि जो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा होता है उसमें शारीरिक संगठन ऊतक स्तर प्रकार का होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।